चेक बाउंस के केसेस में लिमिटेशन पीरियड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाल ही में ऐसा हुआ जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में चेक बाउंस के सब लिमिटेशन पीरियड को डिटेल में डिस्कस किया और उस केस में क्योंकि कंप्लेनेंट ने लिमिटेशन पीरियड का ध्यान नहीं रखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को जिसमें हाई कोर्ट ने सजा दे दी थी उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसा लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, तो इसीलिए आज हमने बनाया ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे 138 के लिमिटेशन पीरियड के बारे में, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के फैक्ट्स और उस पे जो कोर्ट ने डिस्कस किया है और उसमें जो अल्टीमेटली लॉ लेट डाउन किया है उसके बारे में, और आपको जागरूक करेंगे कि कैसे लिमिटेशन पीरियड को ध्यान में रखते हुए आप अपना केस चुटकियों में जीत सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी सी बड़ी जानकारी के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपका कोई चेक बाउंस का केस है या आप किसी में लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर आप क्लिक कर हमारी टीम तक पहुंच सकते हैं और अपने केस के लिए लीगल ओपिनियन ले सकते हैं ताकि आपको अपने केस को सुलझाने में एक नई मदद मिले। तो आज हम बात कर रहे हैं 138 के चेक बाउंस पे कानून की और सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट की, जहां पे एक दिन का फर्क होने से, जी हाँ, एक दिन के फर्क से कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस कन्विक्शन ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। उस केस के फैक्ट्स और लॉ को जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि 138 होता क्या है। बेसिकली देखिए, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कहता है कि अगर आप किसी को चेक देते हैं और वो चेक जब देते हैं तो अगर आपके अकाउंट में सपोज फंड नहीं है या आपने वो अकाउंट क्लोज करा दिया है तो वो चेक बाउंस हो जाता है। सिर्फ चेक बाउंस होने से ही आप कोर्ट में केस नहीं डाल सकते। चेक बाउंस का कोर्ट में केस डालने के लिए आपको सेक्शन 138 के 3 प्रोविजन को फुलफिल करना होगा। पहला प्रोविजन कहता है कि जो चेक है वो अपने वैलिडिटी पीरियड में डाला जाना चाहिए, यानी जो वैलिडिटी पीरियड होती है चेक की 3 महीने की होती है, यानी उसके बाहर का कोई भी चेक आप बैंक में नहीं डाल सकते। जो क्लॉज बी है वो ये कहता है कि जिस दिन बैंक का रिटर्न मेमो आया है, यानी जिस दिन बैंक आपको नोटिफाई करती है कि यस वो चेक बाउंस हो गया है, उसके 30 दिन के अंदर आपको सामने वाली पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात जो इस केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जब आप किसी को नोटिस भेजते हैं तो उसको नोटिस भेजने के लिए आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। और क्लॉज सी इसी बात को कहता है कि रिसीव जिस दिन आपको नोटिस होता है अगली पार्टी को, उसके 15 दिन तक उसको समय देना पड़ेगा। अगर वो 15 दिन तक अगर आपको पेमेंट नहीं करता है या उस चेक का जो अमाउंट है वो नहीं देता है, तब आप सेक्शन 138 की कंप्लेंट डाल सकते हैं कंसर्न कोर्ट में। तो जैसा कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं 138 का, तो पहली बात कि आपको चेक की वैलिडिटी ध्यान रखनी है। दूसरा, जिस दिन बैंक का रिटर्न मेमो आ जाए उसके 30 दिन में आपको अगले को नोटिस भेजना है। और तीसरा, जब आप किसी को नोटिस भेजते हैं तो उसको जिस दिन नोटिस रिसीव होता है उसके बाद आपको 15 दिन तक वेट करना है, उससे पहले आप क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं डाल सकते। और इसी बात को आगे लिखा है सेक्शन 142 ऑफ एनआई एक्ट में। सेक्शन 142 का क्लॉज बी भी इसी बात को कहता है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है एज पर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 138, उसके 1 मंथ में क्रिमिनल कंप्लेंट डाली जानी चाहिए। अब इससे क्या बात पता लगती है कि ये तो हमें पता लग गया कि आपको 1 मंथ के अंदर कंप्लेंट डालनी है जिस दिन वो चेक का जो 15 दिन का टाइम पीरियड खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यूज की गई है कि कॉज ऑफ एक्शन तब अराइज होता है जब 15 दिन का वेट पीरियड ओवर हो जाता है। यानी जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जिस दिन आप बैंक का रिटर्न मेमो आता है आपके पास, उसके 30 दिन में आपको नोटिस भेजना है और जिस दिन अगली पार्टी को नोटिस रिसीव होता है उसके बाद आपको 15 दिन का वेट करना है। 15वां दिन से जैसे 16वां दिन होता है तब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और उस दिन से लेके 1 मंथ के अंदर एज पर सेक्शन 142 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग आपको 1 मंथ में वो क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी होगी। यानी अगर मैं सारी बातों को सॉल्व करते हुए बोलूं और सिंप्लीफाई भाषा में मेरे दर्शकों के लिए बोलूं, तो जिस दिन आपका कोई चेक का रिटर्न मेमो आता है आपके हाथ में, उसके 15 दिन के अंदर आपको अगली पार्टी को नोटिस भेजना है और जो नोटिस जिस दिन अगली पार्टी को रिसीव होगा उसके रिसीव के 15 दिन का आपको वेट करना है। 16वें दिन से अगले 1 महीने तक आपके पास राइट होता है क्रिमिनल कंप्लेंट डालने का। तो ये अब हम सारी बेसिकली लिमिटेशन पीरियड को जान गए हैं। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसका नाम है गजानंद वर्सेस लक्ष्मीचंद गोयल। 28 अक्टूबर 2005 इस दिन 2.5 लाख रुपीस का चेक अगली पार्टी को दिया गया था और वो जो चेक था वो बैंक ने बाउंस कर दिया, ये कहते हुए कि सर उनके अकाउंट में पैसा नहीं है। 7 नवंबर 2005 ये सेकंड डेट आती है जहां पर जिस पार्टी का चेक बाउंस हुआ था उसने अगली पार्टी को नोटिस भेजा कि सर आपका जो है वो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है।
थर्ड डेट जो इंपॉर्टेंट थी वो थी 8 नवंबर 2005। इस दिन अगली पार्टी को नोटिस रिसीव हुआ था। अब 22 नवंबर 2005 को जिस पर्सन का चेक बाउंस हो गया था उसने कंसर्न कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि 8 नवंबर 2005 को अगले पार्टी को नोटिस रिसीव हुआ था और अगले पर्सन ने 22 नवंबर 2005 को ही क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी। यानी अगर मैं इसको डेज कैलकुलेट करके बोलूं तो मात्र 14 डेज के अंदर अगले पर्सन ने क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एटलीस्ट 15 डेज का टाइम पीरियड ओवर होना चाहिए एज पर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 138 एंड उसके बाद 1 मंथ का टाइम पीरियड शुरू होता है। तो 15 दिन के अंदर अंदर यानी आप उसको 15 दिन का समय नहीं दें उससे पहले अगर क्रिमिनल कंप्लेंट डाल रहे हैं तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी। इसी बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्गुमेंट्स हुए। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमने हाल ही में एक सावित्री पांडे का एक लैंडमार्क जजमेंट डिसाइड किया था जहां पे हमने इसी बात को डिस्कस किया था कि क्या अगर 15 डेज का टाइम पीरियड जो एक्यूज को मिलना चाहिए उससे पहले ही क्या क्रिमिनल कंप्लेंट डाली जा सकती है नहीं डाली जा सकती है। तो उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी इश्यू को डिस्कस करते हुए बोला कि नहीं, एज पर सेक्शन 142 क्लॉज बी एंड 138 क्लॉज सी इन दोनों का अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हुए बोलें तो आपको 15 दिन का वेट करना है। इस केस में 8 नवंबर को अगली पार्टी को नोटिस रिसीव होता है और वो 22 नवंबर को कंप्लेंट डालता है जो कि बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि वो 15 डेज से पहले डाली गई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इस केस को डिसाइड किया तो बोला कि हाई कोर्ट ने इस एक्यूज को गलत तरीके से कन्विक्शन दिया है क्योंकि कन्विक्शन तब होता है जब क्रिमिनल कंप्लेंट मेंटेनेबल हो। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आरोपी को दी गई सजा को सेट असाइड किया और बोला क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर जो टाइम पीरियड उसको देना चाहिए था वो नहीं दिया गया और उसके अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी, इसलिए वो क्रिमिनल कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है और अगर 138 की क्रिमिनल कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद आपको ये बात बहुत क्लियर हुई होगी कि कैसे आपको ध्यान रखना है। अगेन फॉर क्लैरिटी मैं शॉर्ट में बोल दूं कि बैंक रिटर्न मेमो आने के 30 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजना है। नोटिस भेजने के जिस दिन अगली पार्टी को रिसीव होता है उसको 15 दिन का वेट करना है और 15 दिन के बाद भी वो पैसा नहीं दे तो उसके अगले 1 महीने के अंदर आपको केस डालना है। और इस लैंडमार्क जजमेंट से हमको एक बात सीखने को मिलती है कि हमें एटलीस्ट 15 डेज का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने नोटिस भेजा और 10वें दिन या 12वें दिन आप कंप्लेंट डाल दें। एटलीस्ट वेट फॉर 15 डेज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके हम तक पहुंच सकते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।